ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटी कैलकुलेट करना सीखा। अभी बहुत सारा चीज बाकी है उसके बारे में, है ना, एनर्जी स्टोर्ड, उसके बाद में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाकी है, वो आगे वाले वीडियोस में आएंगे। लेकिन अभी हम लोग ये सीखेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसको बनाया गया कैसा है और इसका कैपेसिटी कितना होगा। अभी तक हम खाली डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर लोग का कैपेसिटी निकालना सीख रहे हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो नेक्स्ट मैं देने वाला हूं, तो ये दोनों टाइप का कैपेसिटर जो है वो कोर्स में नहीं है। कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो या कोई भी सीबीएसई ले लो, ये सब में हमारा क्या है, 12th का बोर्ड में हमारा ये स्फेरिकल कैपेसिटर कोर्स से हटा दिया है। एग्जाम मतलब बोर्ड वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कंपटीशन प्राय बच्चे लोग कंपटीशन के लिए होता है, तो उसी के लिए क्या होता है कि मतलब ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको मदद करेगा और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हैं। तो हमको इसको जानने से पहले हमको जरा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा पहले 5-10 मिनट, उसके बाद में से कैपेसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हो गया, इसको बनाने के लिए हमको 2 सेल चाहिए। स्फेरिकल बोल रहा हूं तो डेफिनेटली स्फेरिकल सेल, तो हमने अंदर से एक स्फेरिकल सेल लिया छोटा साइज का, उसका रेडियस को स्मॉल ए ले लिया है, उसको उसी सेंटर को बेस करके एक और स्फेरिकल सेल जरा सा बड़ा साइज का ले लिया है और उसका रेडियस जो है हमने बी ले लिया हुआ है। उसको हमने क्या किया है, कनेक्शन दे दिया हुआ है। अंदर का भी कनेक्टेड होना चाहिए वायर के माध्यम से और बाहर से भी कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, उसको हमको क्या करना है, सेल से कनेक्ट करना रहता है, एक्सटर्नल सेल जो कि चार्जिंग करता है एक्चुअल में। जब इसको चार्जिंग करने के दौरान हम एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग हो जाता है। और याद रखना, जब चार्जिंग हो जाता है तो याद रखने का चीज है कि अंदरूनी रीजन में अंदरूनी सेल को हम करने वाले हैं नेगेटिव चार्ज। इसको जरा याद रखना है, अंदरूनी सेल जो है उसका सरफेस को हम नेगेटिव चार्ज करने वाले हैं। हम चार्ज बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई सरफेस में चार्ज रहेगा। अंदरूनी सरफेस में चार्ज कभी भी नहीं रहता। हमने स्टार्टिंग से पढ़ के रखा है, किसी भी स्फेरिकल सेल या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज प्रोवाइड करोगे तो ओनली सरफेस में रहता है, अंदर में नहीं रहता है। तो हमने देखा कि बाहर से हमने जब चार्ज प्रोवाइड किया तो आउटर सरफेस में, मतलब इनर सेल का आउटर सरफेस में चार्ज रह गया, उसको हमने नेगेटिव चार्ज किया हुआ है। नेगेटिव सेल का नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, जैसे ही नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज बाहर वाला सेल का, बाहरी सेल का अंदरूनी साइड में, बाहरी सेल का अंदरूनी साइड में उतना ही अमाउंट का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। मतलब देखो हमने चार्जिंग इसको किया, इन शॉर्ट समझ लो, खाली इसको चार्ज हमने प्रोवाइड करना है। उसका इस अंदर में भी कंडक्टिंग सेल्स है, दैट्स वाई चार्ज सरफेस में रह जाएगा, बाहरी सरफेस में, अंदरूनी सरफेस में वो भी चार्ज नहीं रहेगा। नेगेटिव चार्ज दिया है हमने, तो ये हो गया उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज को ये इंड्यूस्ड करेगा इनर सरफेस ऑफ द आउटर सेल, आउटर सेल का इनर सरफेस में उतना ही अमाउंट का चार्ज को वो इंड्यूस करेगा। मान लीजिए इसमें हमने चार्ज दिया है -Q, कैपिटल Q, माइनस ऑफ कैपिटल Q, तो बाहर सेल का अंदरूनी सरफेस में चार्ज डेवलप्ड होगा प्लस ऑफ Q, उतना ही चार्ज डेवलप्ड होता है। मैं आगे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये सरफेस में चार्ज हो गया -Q और इसका अंदरूनी सरफेस में चार्ज हो गया +Q। उतना ही चार्ज, क्योंकि पहले हमने न्यूट्रल माना था, उतना ही चार्ज बाहर वाला सरफेस में डेवलप्ड होगा, जिसको अर्थिंग कर दिया गया है, जिस कारण से वो चार्ज बाहर चले गया और बाहर में पोटेंशियल 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये हमने हल्का मुल्का इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझा, क्या क्या है इसके बारे में, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। अब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ महसूस होने वाले हैं। देखो ये अंदरूनी सेल जो है, हम जानते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर का यदि अंदर में कैविटी रहता है तो कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, या स्फेरिकल सेल के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टिंग वाला केसेस में। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो भले हम इसको चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, सरफेस में चार्ज जमा हो रहा है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 महसूस होने वाला है। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 महसूस होगा। ओके, तो इस वाला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है। अच्छा, अब बाहर का बात करते हैं। बाहर वाला सरफेस में तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि उसको अर्थिंग करके उसको हटा दिया गया, तो बाहर में कोई चार्ज है ही नहीं, तो डेफिनेटली वहां पे भी कोई प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं देखने वाला है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये दोनों प्लेट, मतलब दोनों प्लेट तो बोलना ठीक नहीं है, बट ये अंदरूनी सेल और बाहरी सेल का सरफेस के ये रीजन बने, अंदर में इसका मतलब इनर सेल का आउटर सरफेस और आउटर सेल का इनर सरफेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, तो हमने सीखा कि एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो अंदरूनी सेल में नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर में भी नहीं दिख रहा है। ये दोनों जो अपने को सेल है, स्फेरिकल सेल है, अंदरूनी स्फेरिकल सेल और बाहर का स्फेरिकल सेल, उसी का अंदर में जो गैप है उसी के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
पहला बात हो गया। पैरेलल वाला प्लेट वाला केसेस में चार्ज देने से सरफेस में E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था, लेकिन इस वाला केस में वैसा कुछ खास है नहीं। मतलब इस वाला केस में अलग तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। चार्जेस है, इसके ऊपर मैं माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूँ और इसका सरफेस में प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, ये है ठीक, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम नहीं है कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अच्छा, किसी भी चीज का कैपेसिटी को निकालने के लिए, किसी भी बॉडी का कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए एकदम आसान तरीका होता है, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू, हमारे याद रखना, Q डिवाइडेड बाय V। मतलब उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं और वो मैक्सिमम चार्ज के कारण मैक्सिमम पोटेंशियल कितना बन रहा है, दैट इज द कैपेसिटी। मतलब हमको चार्ज का वैल्यू चाहिए रहेगा और पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए रहेगा। ओके, मतलब हम लोग कैलकुलेशन ये करते हैं मैक्सिमम चार्ज जब डिपॉजिट हो जाएगा उसमें, तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल उसमें डेवलप हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको कैपेसिटी मिल जाने वाला है। ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब हमारा टारगेट है कि किसी तरह से हम इसमें जो दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल है वो हमको पता लगाना है। यदि पोटेंशियल किसी तरह से हमने पता लगा लिया तो डेफिनेटली मैं किसी तरह से भी इसका कैपेसिटी को पता लगा सकता हूँ। तो अब पढ़ेगा पोटेंशियल कैसा पता लगाएं। अरे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्यूटी ये बन गया कि हम यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता लगाएं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखो जरा टेट्रामीटर बन रहा है तो अलग अलग रीजन में इसका सरफेस पे आसपास में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी महसूस होगा, आगे बढ़ेंगे तो अलग इंटेंसिटी महसूस होगा। तो यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा पता लगाए, याद रखना ऐसा सब केसेस में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लिया जाता है। चार्ज को हमने यहाँ पे जमा कर दिया है और उतना ही चार्ज यहाँ पे भी बना हुआ है। मैं बोला चलो ठीक है ठीक है, हम क्या करते हैं, अंदर वाला सेल्स का सरफेस से, अंदर वाला सेल का सरफेस से दूर जाते जाते हैं, बाहर वाला सेल का अंदरूनी सरफेस तक बढ़ते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दिख रहा है, धीरे धीरे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बीच में गैप कम होना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में गैप कम होना, मतलब क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जा रहा है। तो उसको मेजरमेंट कैसा करेंगे, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लेते हैं। जरा ध्यान देना, करेंगे क्या, लेट अस कंसीडर इसी सेल के, दोनों सेल के बीच में जो जगह है उसमें एक तो मैं अपना मन से आर्बिटरी एक तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्मेट में ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को यदि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, मान के चलो मैं ये दोनों के बीच में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, यहाँ में कोई भी पॉइंट में यदि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना है तो मैं उस पॉइंट को बेस्ड करके एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लूंगा। लेट अस ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिनेशन कर लिया और उसका रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। लेट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, मैं दोनों जो स्फेरिकल सेल के बीच में कोई एक पॉइंट लिया हूं और उसी पॉइंट के बेस करके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया हूं, और वही स्फीयर जो इमेजिनरी स्फीयर है दूसरी को ही तो हम गॉसियन सरफेस, क्योंकि उसमें गॉस लॉ अप्लाई करने वाला, दैट्स व्हाई गॉसियन सरफेस है, उसका रेडियस को स्मॉल आर ले लिया गया है। अब मैं यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता लगाता हूँ, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो E इक्वल टू, उसको पता लगाने के लिए हम जानते हैं गॉस थ्योरम, गॉसियन लॉ से हमको क्या मिलता है, गॉस लॉ से डेफिनेटली हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो याद करो फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds इक्वल टू, और दूसरा होता है उस गॉस थ्योरम का आउटपुट, मतलब फ्लक्स इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। तो फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के थ्रू से फ्लक्स निकालेंगे तो इस सरफेस के साथ इतना ही फ्लक्स लगे रहेगा, और यही फ्लक्स को मैं यदि एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो, E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, यदि मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को लूं तो E ds, अब समझने की कोशिश करो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब चेक करोगे तो अंदर की तरफ, इस सरफेस के लिए अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि नॉर्मल बाहर की तरफ जाएगा। तो E ds कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ds सरफेस के साथ नॉर्मल बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रहा है, 180 डिग्री इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कॉस 180 डिग्री है, ds का वैल्यू क्या होगा, मैं जरा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन छोड़ दिया हूँ, ठीक है। ओके, अब बाकी रह गया ds का वैल्यू कितना हो गया, ds का वैल्यू मतलब सरफेस एरिया, तो ये डेफिनेटली एक स्फीयर है, तो स्फीयर का क्या होता है, जब मैं इस पॉइंट का इंटेंसिटी को ही दिया हो तो उसको बाहर फेंक देता हूँ कुछ समय के लिए, बच गया ds क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होता है, फटाफट बोलो। तो सरफेस एरिया, स्फीयरिकल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो r मतलब स्फीयरिकल जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया उसका मैं रेडियस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साथ में हमको फ्लक्स निकालना था।
तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1 इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? क्यू क्या होता है? क्यू इज द चार्ज, है ना। यहाँ पे जरा मैं स्टार्टिंग से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, है ना, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो इसके द्वारा कितना चार्ज एनक्लोज हो गया है? देखो माइनस क्यू जिसमें सरफेस में दे रखा हुआ है, तो स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे माइनस क्यू बचे बदल दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया माइनस क्यू, समझ में आ रहा है? मतलब चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके द्वारा गॉसियन सरफेस के द्वारा चार्ज कितना एनक्लोज होके है? डेफिनेटली नेगेटिव ऑफ क्यू। प्लस एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन चार्ज का वैल्यू को प्लस माइनस जो रहेगा वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स की जगह में एक जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया आपने। उसके बाद ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, जबकि नॉर्मल सरफेस के साथ में ऊपर की तरफ रहेगा डीएस, तो डेट्स वाई 180 डिग्री बन गया। cos 180 डिग्री -1, ई बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की तरह होता है, डीएस मतलब सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया क्योंकि स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर कुछ तो माइनस ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व एट एनी पॉइंट। मैंने रेंडमली जो पॉइंट लिया था वहां पे, और मैं क्या कर सकता हूं, आर का वैल्यू को बदल सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकता हूं। हर पॉइंट में आर का वैल्यू में डालते जाऊंगा और धीरे धीरे करके मेरे अलग अलग पॉइंट का इंटेंसिटी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई जो है आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है।